वेलकम टू प्रीतिस क्लास बोर्ड। टेंशन हटाओ, क्लास बोर्ड लगाओ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी कैरी करता है एग्जाम में, इसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इस बुक का। चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इस इमेज के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इमेज पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेज क्या है, किसने बनाई है, क्या दिखा रहा है, क्या विजुलाइज कर रहा है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1848 में फेडरिक सूरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। इसने क्या है 4 प्रिंट्स निकाले, जिसमें से एक प्रिंट अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या दिखाया, इसने विजुलाइज किया है अपना ड्रीम। ये अपने ड्रीम को विजुलाइज करा है कि कैसे वर्ल्ड को चाहता है कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। सो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक वर्ल्ड ये चाहता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और सोशल रिपब्लिक जहाँ पे क्या है जस्टिस है, जहाँ पे सभी लोग इक्वल है, सबके पास इक्वल राइट है, जस्टिस है, राइट टू स्पीक है, लिबर्टी है। तो ये ऐसा वर्ल्ड चाहता है और इसने इसी वर्ल्ड को अपने दिखाया अपने आर्ट में। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, अब इमेज के बारे में पढ़ते हैं। तो इमेज में क्या क्या है, अमेरिका और यूरोप के मैन और विमेन है, वो एक लॉन्ग ट्रेन में ना मार्च कर रहे हैं और होमेज दे रहे हैं। होमेज किसको दे रहे हैं, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वहाँ पे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो वाली स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, इसकी विजुअलाइजिंग में एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो उससे कनेक्ट मत करना। तो एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक फीमेल इमेज के साथ इसने दिखाया है, एसोसिएट किया है, जो कि लिबर्टी को दिखाता है। अब आप लोग दिमाग में आ रहा है लिबर्टी क्या है, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म है ना, इनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस में जब तक आप फेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे वर्ड से यूज नहीं करोगे तो वो सोशल साइंस का आंसर ही नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है, लिबर्टी क्या है, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम। तो ये हो गया, होमेज दे रहा है किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जो एक फीमेल फिगर है, और उसके थ्रू, उस फीमेल फिगर के थ्रू क्या दिखा रहा है, लिबर्टी। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आर्टिस्ट पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो हमने लाइन पढ़ ली। अब एक हाथ में उसके क्या है, एनलाइटमेंट है, एक हाथ में उसे एनलाइटमेंट दिखाया। एनलाइटमेंट क्या, एक्नॉलेज, नॉलेज प्रोवाइड करी है सबको, और चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अब और एक हाथ में क्या है, बुक है, जिसमें चार्टर लिखे हुए हैं राइट्स ऑफ मैन के। मैन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैन के बारे में लिखा है, विमेन के बारे में तो नहीं लिखा, नहीं, ये वो यहाँ पे मैन का मतलब है सभी को, सभी के लिए। तो चार्टर है वहाँ पे। अब देखो चार्टर है, और क्या क्या है, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं है। अब फॉरग्राउंड में, इमेज के फॉरग्राउंड में, यहाँ पे इमेज के फॉरग्राउंड में ये जो है, इमेज के फॉरग्राउंड में कुछ शैटर्ड पड़े हुए। शैटर्ड का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स पड़े हुए, बिखरे पड़े। किसके रिमेनिंग पार्ट्स है वो, द इमेज ऑफ द शैटर्ड रिमेन्स एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के। अब एब्सोल्यूट क्या है, अभी आपको समझ आ जाएगा। इन हिस्ट्री एब्सोल्यूट को हम एसोसिएट कर सकते हैं मोनार्कियल गवर्नमेंट से, रिप्रेसिव गवर्नमेंट से। तो क्या है, एक गवर्नमेंट, एक सिस्टम जहाँ पे कोई रेस्ट्रेंट ही नहीं है पावर के लेके, कोई मतलब जितनी मर्जी पावर, आप अनलिमिटेड पावर आपके पास, कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन इस इमेज के थ्रू क्या दिखा रहा है कि एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन इज फिनिश, खत्म हो चुकी है, नीचे पड़ी हुई है फॉरग्राउंड में। सूर्योस यूटोपियन विजन। अब यूटोपियन एक वर्ड आ गया फिर से। यूटोपियन क्या है, एक ऐसा विजन जो पॉसिबल ही नहीं, कैसे सोसाइटी जो पॉसिबल नहीं है, जो मतलब हो ही नहीं सकती, जहाँ पे सभी लोग इक्वल है, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ अच्छा है जहाँ पे। तो ऐसे विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। अभी सूर्यो जो है उसके यूटोपियन विजन में पीपल जो है पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, वो क्या है, ग्रुप में है, डिस्टिंक्ट नेशंस, अलग अलग नेशंस में है, बट ग्रुप में है। उनके पास अपने अपने फ्लैग हैं, अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम पहने हुए, बट वो एक साथ ग्रुप में है। तो बेसिकली यूनिटी को दिखा रहा है। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशन, वो प्रोसेशन जो चल रहा है, वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर लिया है वो कौन कौन से नेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, और ये ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं। अब नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट का मतलब एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी बाउंड्री जहाँ पे आप कॉमननेस शेयर कर रहे हो, आप यूनिटी है, जहाँ पे आपके पास ब्रदरहुड है, जहाँ पे वो है नेशन स्टेट। उसके बाद फ्रेंच आइडेंटिफाइबल बाय द, उसके बाद क्या है, उसके पीछे कौन है, फ्रेंच है, जिसपे जो दिखा रहा है रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर को दिखा रहा है, इसके अंदर 3 कलर्स है जो अपने रेवोल्यूशन के कलर्स को दिखा रहा है। वो भी जस्ट पहुंच गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे। जर्मन, और उस टाइम पे क्या कह रहा है कि जब ये इमेज बनाई फेडरिक सूरियो ने, तो जर्मन जो था वो एक ऐसा
नेशन स्टेट एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, मतलब कोई एक नेशन था भी नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। लिबरल होप इन 1848, बट इनके पास एक लिबरल होप थी 1848 में कि यूनाइट हो जाएंगे। फॉलोइंग जर्मन के बाद और कौन कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रिया है, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज है, लोम्बार्डी है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है, बुक में एक बार देख लो, देखो क्या क्या है, आयरलैंड है, हंगरी है, रशिया है। दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें मतलब यूज़ करी है आर्टिस्ट ने, किसको सिंबलाइज करने के लिए, फेटर्निटी को सिंबलाइज करने के लिए। नाउ व्हाट इज फेटर्निटी, अब द ब्रदरहुड, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, इस फेटर्निटी। तो ये सब बेसिकली हो गया। अब नेशन स्टेट क्या है मैंने समझा दिया, नेशन स्टेट क्या है अभी ऊपर समझाया। मॉडर्न स्टेट क्या है, एक सेंट्रलाइज कंट्री जहाँ पे सेंट्रल पावर तो है, सॉवरेन है, सब कुछ सॉवरेन रूल है, सेंट्रल है, बाउंड्री डिसाइडेड है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, दैट इज मॉडर्न स्टेट। बट नेशन स्टेट में सारी चीज़ें हैं, बट वहाँ पे यूनिटी भी है, ब्रदरहुड भी है, दैट इज नेशन स्टेट। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब एक आपके साइड में एक बॉक्स दे रखा है न्यू वर्ड में, प्लेबिसाइट, ये भी आ जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। प्लेबिसाइट क्या है, ये क्या है, द डायरेक्ट वोट। यहाँ पे डायरेक्ट, इसका मतलब है कि डायरेक्ट वोट कराना बाय द पीपल ऑफ द रीजन, उस रीजन के लोगों से, ठीक है। ईदर दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल, या तो वो एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर दे। सो दिस वाज ऑल। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ओके, तो अब तक हमने पढ़ लिया था फ्रेडरिक सूरियो के ड्रीम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और कैसे फिर नेशन का एक आइडिया निकल कर आया, वो सब हम पढ़ेंगे। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ वो 1789 में हुआ। उससे पहले क्या था, यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की का रूल था, किंग का रूल था। पर किंग के रूल के, अब जब किंग का रूल है तो लोग परेशान हो गए, लोगों को लगा कि अब हमें कुछ ऐसा, हमें अपना नेशन बनाना है, एक नेशन दैट इज बाय द पीपल नॉट बाय द किंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन किया, एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा दिया। तो कुछ ऐसे पॉलिटिकल, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए जिसके थ्रू इन्होंने ट्रांसफर कर दिया एब्सोल्यूट मोनार्की को सोवर्जिनिटी में, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ क्या क्या किया, मतलब ऐसा, ये सब तो हमने पढ़ लिया कि कुछ पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है, क्या थे वो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कुछ मेजर्स लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे, जो उस रेवोल्यूशन को कर रहे थे, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, कुछ इंट्रोड्यूस किए, कुछ पॉलिसीज वगैरह को, जिसके थ्रू वो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। क्या है वो मेजर्स, ऑब्वियस सी बात है, वो पूरे फ्रेंच नेशन को एक बिग फैमिली बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सब लोग यूनाइट हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया उसके लिए कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई लोगों के लिए। मतलब ये नहीं कि सबकी आइडेंटिटी अलग होगी, कोई कोई किसी और आइडेंटिटी का होगा, किसी और नहीं, सबकी सेम कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ लापार्ट्री का आइडिया लाए, दैट मीन्स द फादरलैंड। उन्होंने अपने लैंड को एक एक मेल फिगर से एसोसिएट किया, जैसे हमारे लैंड को, इंडिया के लैंड को हम एक फीमेल फिगर से एसोसिएट करते हैं, मदरलैंड बोलते हैं ना, भारत माता। तो ऐसे ही इन्होंने लापार्ट्री का सिस्टम लाए। एंड द ले सिटी ऑन, मतलब सिटीजन, मतलब यहाँ पे क्या है कि सारे लोग इक्वल है, इक्वल राइट सबको दे, ये नहीं किसी को ज्यादा राइट मिल रहे हैं, किसी को प्रिविलेजेस बहुत ज्यादा हैं, किसी के पास कम प्रिविलेजेस है, ऑल हैव इक्वल राइट्स। अब इन्होंने क्या किया, पहले इनका किंग का एक रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था, अब इन्होंने उस फ्लैग को बदल के ट्राई कलर में बदल दिया। दैट मीन्स कि जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं सबको एक ऑनर्ड फ्लैग बना दिया इन्होंने। एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, और बाद में वो क्या कहलाया, नेशनल असेंबली के नाम से कहलाया। तो एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टेड स्टेट जनरल, दैट इज नॉन एज नेशनल असेंबली। हीम्स वर प्रोड्यूस, हीम्स बनाए गए, हीम्स क्या होते हैं, भजन वगैरह गाते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ सॉन्ग्स वगैरह लाए गए जो कि एसोसिएट कर, जिससे लोग जो यूनाइट हो पाए नेशन से। ओथ्स वर टेकन, ओथ ली गई कि हम अपने नेशन को जिससे रखेंगे, हम पेट्रियोटिज्म सुना है ना, वही सेम, ठीक है। मार्टियर्स कमेमोरेटेड, मार्टियर्स कौन होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स भाई होते हैं, वो क्या है, अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो उनको लोग हमेशा याद रखें कि क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए। तो उनके नाम जो है, जैसे हमारे क्या इंडिया गेट है, वहाँ पे नाम लिखे गए हैं सारे सोल्जर्स के, ऐसे ही इनके साथ इनको भी याद रखने के लिए इनके नाम कमेमोरेट किए गए। इसका मीनिंग ही यही होता है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी गवर्नमेंट को, मतलब जो पूरी गवर्नमेंट रन करेगा, जो पूरे नेशन को गवर्न करेगा। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। ओके, अब देखो आगे क्या है,
यूनिफॉर्म लॉज मतलब कि सभी के लिए एक जैसे लॉज, अभी हमने पढ़ा है, और सभी के लिए इक्वल लॉज, सभी के लिए एक जैसे लॉज। इंटरनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश। क्या है इसका मीनिंग, क्या है कस्टम ड्यूटीज का मतलब? क्या होता है कि जैसे ट्रेड करना है आपको, आप इमेजिन करो कि आपको ट्रेड करना है और आपको दिल्ली से कोई आपका सामान जो है कहीं और एक्सपोर्ट करना है किसी और स्टेट में, तो बार बार टैक्स लगाया जाए तो वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का, उस आर्टिकल का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही लोकल का जो टैक्सेस वगैरह थे फ्रांस में थे, जिसकी वजह से क्या एक प्रोडक्ट का प्राइस बार बार बढ़ जाता था। तो उन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। अब क्या है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स का मतलब क्या है? देखो वेट्स का मतलब क्या है कि जैसे हम मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। पर मान लो दिल्ली में ये 1000 ग्राम है, कहीं और स्टेट, किसी और स्टेट में गए तो वो 800 ग्राम हो गया, किसी और में 7, किसी में 500, किसी में 400। अलग अलग सिस्टम ऑफ वेट्स है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि कैसे ट्रेड करना है, कितना मेजर से क्या है। तो इन्होंने क्या कर दिया, सभी के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स लाए एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। रीजनल मतलब कि अगर आपका जो भी रीजन है जहाँ पे आप रहते हो उस एरिया में आप अपने ही बस आप बोल रहे हो कि मैं तो हरियाणा से हूँ, आई लव हरियाणा, बट आपके नेशन के प्रति आपके कोई फीलिंग ही नहीं है, तो ऐसा रीजनल डायलेक्ट्स इन्होंने हटा दिए। ठीक है, फ्रेंच को इन्होंने कॉमन लैंग्वेज बनाया नेशन का, लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप। और इनके दिमाग में क्या था कि हम फ्रांस को तो करेंगे ही करेंगे लिबरेट, हम पूरे यूरोप के नेशन को, यूरोप में जितने भी नेशन है सबको लिबरेट करेंगे, सबको ये आइडिया देंगे कि आप भी लिबरेट हो डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म क्या होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की जो रूल होता है वही डेस्पोटिज्म है। जैकोबिन क्लब्स क्या थे, ये आपने 9th में बहुत ही डिटेल में इसके बारे में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, उसमें भी आपका फर्स्ट चैप्टर ही है इसके बारे में। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या है, रोल क्या है जैकोबिन क्लब का। तो जो इवेंट वगैरह हो रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के फ्रांस में, वो जब अब्रॉड फैले उनके इवेंट, मतलब डिफरेंट सिटीज में उनकी न्यूज़ वगैरह फैली, तो बहुत सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर जैकोबिन क्लब बनाया। वो उसमें क्या कर रहे थे, एक्टिविटीज कर रहे थे कुछ ऐसी जिसके थ्रू ये प्रमोट कर सके और ये वेलकम कर रहे थे फ्रेंच आर्मीज को जो कि मूव कर चुकी थी हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली पार्ट में भी। और और वो जो फ्रेंच आर्मी थी वो क्या कर रही थी, उन्होंने एक आइडिया कैरी किया था। कौन सा आइडिया, नेशनलिज्म का। और क्या सोचा था कि हम इसको पूरे यूरोप में फैलाएंगे, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ तक पूरा ये क्या था हमारा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ये हमारा होता है कंप्लीट। आप जैसे ही द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन का पेज पढ़कर आते हो और अपना पेज टर्न करते हो, आपको नीचे एक पैराग्राफ मिलता है। कौन सा पैराग्राफ, यहाँ पे एक नाम देखने को मिलता है। कौन सा नाम होता है वो, नेपोलियन का नाम। कौन है ये, कहाँ से आ गया? अभी तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे, मेजर्स की बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए, पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, अचानक से नेपोलियन कहाँ से आ गया? आ गया, देखो कहाँ से आया, मैं बताती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में और कब तक चला, 1790s में। अब इसी के बीच में ना एक नेपोलियन नाम का जो बंदा था, मिलिट्री ऑफिसर था, बहुत फेमस हो रहा था। इसका नाम है पूरा नेपोलियन बोनापार्टी, बहुत फेमस हो रहा था। ठीक है, इसने क्या करा, मिलिट्री कूप किया। COUP कूप होता है, कूप का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना, मतलब कि जिसकी गवर्नमेंट है उसको हटा के अपनी गवर्नमेंट ले आना। तो यहाँ पे किसको ओवरथ्रू कर दिया, किंग लुइस 16 को, उसकी मोनार्की को हटा दिया और ये खुद आ गया। इसने क्या सेटअप कर लिया, रिपब्लिक विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों ने इसको चुना। इसने क्या, इसने ना एक चाल चली और जिसके थ्रू ये इसने क्या बोला कि मैं तो लोगों के थ्रू आया हूं। नेपोलियन ने आते ही कुछ रिफॉर्म्स करे। इसने पूरे होल सिस्टम को रेशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स करे, कुछ मेजर्स लिए। क्या क्या करे इसने, द सिविल कोड जारी कर दिया 1804 का, जिसको उसने नाम दिया नेपोलियनिक कोड। उसमें क्या था कि जो भी बर्थ के बेस पे जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं उसको इसने अबॉलिश कर दिया, इक्वालिटी ले आया। और क्या करा इसने, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। पहले क्या लोगों के पास ना प्रॉपर्टी लेने का राइट नहीं था, मतलब कि जो भी वो प्रॉपर्टी लेते हैं वो उनकी होगी बाद में, ऐसा कुछ रिटर्न नहीं था। बट इसने क्या कर दिया, इसने बोल दिया कि ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर्ड कर दी इसने। जो रूल था ना, ये जो बंदा था ये काफी जगह फेमस था। इसने अपना रूल एक्सपोर्टेड बहुत सारे रीजन्स में कर रखा था। तो इसने जहां जहां पे अपना रूल कर रखा था वहां पे अपने कोड भी एक्सपोर्ट करे, अंडर फ्रेंच कंट्रोल के ही अंडर। डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में। और वहां पे भी इसने सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो भी यहाँ का है सेम वहीं पे भी अप्लाई।
फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम में क्या है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम फ्यूडल सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन कर दो। तो देखो, किंग है, किंग ऑन ऑल लैंड, सारा लैंड उसके पास होता है। तो वो क्या करता है, तो लॉयल्टी और सोल्जर्स के लिए नॉबल्स को सारा लैंड दे देता है। नॉबल्स क्या करते हैं, उन लैंड को, उन लैंड से वर्क, पीजेंट्स से काम करवाते हैं, वर्कर्स से काम करवाते हैं और उनसे टैक्स लेते हैं। अब एक क्लर्गी क्लास भी होती है, वो क्या करती है, थीसिस कलेक्ट करती है, दैट इज टैक्स फॉर द चर्च, चर्च के लिए टैक्स कलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये सारा टैक्स किससे कलेक्ट किया जा रहा है, पीजेंट्स और वर्कर्स से। यहाँ पे क्लर्गी और नॉबल्स कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, सारा टैक्स कौन पे कर रहे हैं, पीजेंट्स पे कर रहे हैं। तो देखो बेचारे के पास वैसे ही पैसे नहीं है, वैसे ही डबल मेहनत कर रहे हैं पैसों के लिए, और वही फिर टैक्स पे कर रहे हैं, और दोनों उनसे टैक्स ले जा रहे हैं जस्ट फॉर देयर और एंजॉयमेंट। तो दिस इज फ्यूडल सिस्टम। और नेपोलियन ने आते ही इसको अबॉलिश कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को। अब देखो आगे के पॉइंट्स क्या है, फ्यूडल सिस्टम तो अबॉलिश कर ही दिया है। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, सर्वडम से फ्री कर दिया। ये सर्वडम क्या है, सर्वडम का मतलब क्या होता है कि लैंडलॉर्ड्स के पास जो लैंड होता है उसको वो क्या फार्मर्स को दे देते हैं कल्टीवेशन के लिए, पर उसमें क्या होती है, शर्तें होती हैं कुछ, कि आप अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते, आप जहाँ पे काम कर रहे हो उस काम को छोड़ नहीं सकते, और क्या है, आपकी लीनेज, मतलब कि आपके आने वाली जनरेशन, मतलब लीनेज से काम चलेगा, आपके आने वाली जनरेशन भी सेम काम करेगी, हेरिडेटरी वर्क होगा, ठीक है। देंगे वो, आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी, आपको वो उसके बदले में प्रोटेक्शन देंगे, थोड़ा सा खाना देंगे, और जो भी क्रॉप्स आप कल्टीवेट करोगे वो सारा क्रॉप्स भी उनका होगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये सारा पीजेंट्स के लिए था, कि पीजेंट्स फ्रॉम को सर्वडम से फ्री कर दिया, और मैनोरियल ड्यूज के भी से भी उनको फ्री कर दिया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। अब गिल्ड क्या है, गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप। तो ग्रुप पहले क्या था, फ्रांस में और पूरे यूरोप में, कि ग्रुप्स को बनाना जो है मना था, कि ग्रुप बनाकर आप कोई भी बातें कुछ पर डिस्कशन नहीं कर सकते, तो वो भी इसने रिमूव कर दिया नेपोलियन ने। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो था वो काफ़ी पहले इतना अच्छे से नहीं था, अभी हमने पढ़ा कि वेट सिस्टम जो है एक जैसे नहीं थे, जिसकी वजह से अच्छे से ट्रेड वगैरह नहीं हो पाता था। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव कर दिया। अब देखो और क्या क्या है, बुक में आ जाओ। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a न्यू फाउंड फ्रीडम। तो ऐसा लग रहा था कि एक न्यू फ्रीडम मिल गई है इनको, एक नई फ्रीडम मिल गई है ट्रेड करने की, जिसके थ्रू ये आसानी से जो है अपना ट्रेड कर सकते हैं और फ्लरिश, अपना ट्रेड फ्लरिश भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज। क्या कह रहे हैं कि बिजनेसमैन और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो थे उनको ये रियलाइज हुआ कि जो यूनिफॉर्म लॉज हैं और स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम है, इसकी वजह से काफ़ी अच्छे से फ्लरिश हो पा रहा है कॉमन नेशनल करेंसी का, अच्छे से फ्लरिश क्या हो पा रहा है, क्या ट्रेड। और इन्होंने क्या किया, एक नेशनल करेंसी, मतलब करेंसी क्या है, पहले देखो ये देखो, राजस्थान में अलग करेंसी होगी, गुजरात में अलग करेंसी होगी, दिल्ली में अलग करेंसी होगी, कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, वो समझ ही नहीं आएगा। ऐसे ही फ्रांस में भी था। तो इन्होंने क्या करा, कॉमन करेंसी जो है स्टैब्लिश करी, फैसिलिटेट करी, ताकि एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कैपिटल एक रीजन से अनदर रीजन अच्छे से हो पाए। पर इन सब के बावजूद हाउएवर कुछ हुआ, क्या हुआ, द रिएक्शन ऑफ लोकल पीपल वर मिक्स। जो लोकल पीपल का रिएक्शन था ना वो मिक्स हो गया। मतलब कि पहले तो वो क्या बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि नेपोलियन ये सारी चीज़ें लाया है, नेपोलियन के सिविल कोड से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, पर अब उनका रिएक्शन मिक्स हो गया है, वो रिएक्शन टर्न हो गया है हॉस्टिलिटी में। क्यों, कोई तो रीज़न होगा। पहले जो थे लोकल पीपल, कहाँ के, क्या फ्रेंच के लोकल, फ्रांस के लोकल पीपल, वो क्या सोच रहे थे कि ये जो फ्रेंच आर्मी है वो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी है। मतलब हार्बिंगर मतलब होता है साइन, कि ये खुशी का ना एक साइन है, ये सब एक खुशी का साइन है। अब पर ये सून किस में टर्न हो गया, हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया। क्या क्या क्यों क्यों ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि उनको धीरे धीरे समझ आया एक्चुअल में जो चीज़ दिख रही है ना वो चीज़ हो नहीं रही है। वेरी गुड। तो इंक्रीज टैक्सेशन, एक्चुअल में तो टैक्स बढ़ चुका है, सेंसरशिप लग चुकी है, फोर्स कंस्क्रिप्शन हो रहा है। फोर्स कंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली सोल्जर्स, मतलब भर्ती करना, रिक्रूटमेंट करना सोल्जर्स का फोर्सफुल। अब देखो और बुक में क्या क्या है। फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। फ्रेंच आर्मीज को क्या है, पूरे रेस्ट ऑफ यूरोप को कॉन्कर करना था, जीतना था। ऑल सेम टू आउटवेट द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो क्या कह रहे हैं कि सबको ऐसा लगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए हैं ना ये सब क्या हो रहे हैं, आउटवेट हो रहे हैं। ऐसा रिएक्शन जो था, मतलब कि क्यों था, क्योंकि एक्चुअल में जो चीज़ें हो रही थी वो दिख नहीं रही थी। दिस इज ऑल अबाउट नेपोलियन सिविल
कोड. ओके.